आदाब, हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ ब्लॉगर नेहा। तो आज जो चीज़ मैं जिस पर वीडियो बना रही हूँ वो है ग्लोब का क्वेश्चन कवर करेंगे। कल मैंने बनाया था, लाइव आई थी मैं, ग्लोब से कुछ क्वेश्चंस मैंने क्वेश्चन आंसर तैयार किए हैं एनसीईआरटी की बुक से। तो वो जो बुक से मैंने क्वेश्चंस तैयार की है, ये देखिए, ये बुक है मेरे पास। तो इस बुक से मैंने कुछ क्वेश्चन तैयार किए हैं जिसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि आप लोग जो भी एग्जाम दोगे, जिस भी कॉम्पिटिटिव का एग्जाम दो, या फिर नवोदय है, सैनिक स्कूल है, प्रयास विद्यालय है, एनडीए है, या जो भी आरएमएस आरएमसी जो भी एग्जाम आप दोगे, ज्योग्राफी से क्वेश्चन बनते हैं, ग्लोब से बनते हैं। सौरमंडल का मैंने बताया था, उसमें से क्वेश्चन आया था। अगर आप लोगों ने सैनिक स्कूल का क्वेश्चन देखा होगा तो उसमें है क्वेश्चन आया है, तो आता है। ज्योग्राफी जो है इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो उससे क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हम लोग कर लेंगे कवर। ज्यादा नहीं, मैं थोड़ा ही बताऊंगी, पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे करके बताऊंगी थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ग्लोब थोड़ा सा टफ हो जाता है समझने में, बिल्कुल प्रैक्टिकल टाइप का करना पड़ता है उसको, तो थोड़ा सा टफ पड़ता है। तो आधा आधा करके पार्ट टू पार्ट मैं बनाऊंगी और बताऊंगी। आप लोग जो है मुझे कमेंट करके बताना आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किस तरीके का पढ़ना है। जिस लेवल का क्वेश्चन आता है, मतलब क्लास 6 के लिए, उस लेवल तक का ही मैं बताऊंगी, ज्यादा टफ नहीं बताऊंगी, क्योंकि ये जो चैप्टर है ग्लोब का, ये यूपीएससी से लेके हर मतलब एग्जाम में, बड़े बड़े जितने भी एग्जाम्स होते हैं, हर जगह पे ये क्वेश्चंस बनते हैं इसमें से। और जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाता है, टफ होता जाता है। तो अभी हम थोड़ा छोटे लेवल पे पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे छोटे लेवल पे क्वेश्चन आंसर आते हैं। तो चलिए पढ़ लेते हैं ग्लोब। जब भी आप लोगों को समझ में आए ना आए, कुछ दिक्कत हो, तो प्लीज कमेंट कीजिए, पूछिए, ताकि हम बता सकें कि हाँ, इस तरीके का क्वेश्चन आता है, इस तरीके का नहीं आता है, आपको ऐसे सॉल्व करना है, आपको ऐसे सॉल्व नहीं करना है। तो खुद से मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं, एमसीक्यू टाइप के बनाए हैं, लेकिन उसको मैंने लेंथी कर दिया है, मतलब आंसर मैंने बड़े कर दिए हैं, क्योंकि उससे 2-3 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं, प्लस समझ में भी आना जरूरी है ना, सिर्फ रटने से क्या ही फायदा। तो वो भी मैंने तैयार कर दिया है, प्लस अभी मैं जो है ग्लोब बना के, कि ग्लोब होता कैसे है प्रैक्टिकली आपको समझाऊंगी, कि अक्षांश क्या होती है, देशांतर रेखा क्या होती है, मानक रेखा क्या होती है, बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए। तो चलिए फिर पढ़ लेते हैं अपन ग्लोब। सो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। ठीक है, तो पिछले कक्षा में आपने अध्ययन किया था या आप पढ़ चुके हो कि हमारी पृथ्वी गोल नहीं है। ठीक है, हमारी पृथ्वी जो है गोल आकार की नहीं है। यहाँ पे एक क्वेश्चन तय होता है, क्वेश्चन बनता है कि हमारी पृथ्वी का आकार क्या है। अगर पृथ्वी गोलाकार नहीं है तो पृथ्वी का आकार कैसा है, ठीक है, ये मैं बाद में बताऊंगी। यहाँ पे आंसर ऑलरेडी दिया हुआ है। यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। ठीक है, उत्तर और दक्षिण, ये हमारा ग्लोब है, इसको बोलेंगे उत्तर, इसको बोलेंगे दक्षिण। ठीक है, तो उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी हुई है, तो ये वाला पोर्शन चपटा हुआ है, देखो इसमें भी दिख रहा है। और मध्य वाली एरिया में उभरी हुई, ये वाला मध्य वाला एरिया है जो इधर का, ये उभरा हुआ है, जैसे ऐसे करके निकला हुआ है, ऐसे ऐसे निकला हुआ दिख रहा है ना, तो वो उभरा हुआ है। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ से पढ़ते हैं, इधर जो है ग्लोब कितने टाइप के होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, ये बताया गया है। तो बड़े ग्लोब होते हैं जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जा सकता। दूसरा होता है पॉकेट ग्लोब, जिसको कहीं भी ले जाया जा सकता है। एक होता है गुब्बारा ग्लोब। तो इस तरीके से टाइप बताया गया है कि ग्लोब के टाइप कैसे होते हैं। ये है हमारा ग्लोब, ये सबसे बड़ा वाला ग्लोब जिसमें दिखाया जा रहा है। फिर यहाँ पे ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनको सही आकार में दिखाया जाता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन तैयार होता है कि ग्लोब का उपयोग क्यों किया जाता है, या ग्लोब हमने क्यों बनाया, या ग्लोब क्यों यूज करते हैं। तो ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों, महासागरों, उनके सही आकार में हम दिखाया जा सकता है या उसको देख सकते हैं, इसलिए ग्लोब का प्रयोग किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ हम सीधे आएंगे। एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहते हैं। ये भी एक क्वेश्चन बनेगा कि अक्ष किसे कहते हैं। तो एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, उसे अक्ष कहते हैं। ये वाला पोर्शन आप देख सकते हो, यहाँ पे सुई टाइप का दिख रहा है, झुकी हुई है, इसे अक्ष कहते हैं। ठीक है, अब आगे जाएंगे। ग्लोब पर वो 2 बिंदु जिससे होकर सुई गुजरती है, उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ठीक है, बोल रहा है कि ग्लोब पर वो 2 बिंदु से होकर सुई गुजरती है, उसे उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। यहाँ से ये जो अक्ष दिख रहा है, यहाँ से पार होगा तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव तैयार होंगे। ठीक है, अब हम इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि ग्लोब क्या है। काल्पनिक नमूना है जिसका उपयोग पृथ्वी
का अध्ययन के लिए किया जाता है। इसमें दो प्रकार की रेखाएं खींची जाती हैं, अक्षांश और देशांतर। ठीक है, इसमें नहीं है आपके, इसमें बुक के पीछे साइड एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि ग्लोब क्या है। ठीक है, तो उसी का मैं आंसर आप लोगों को बता रही हूँ कि ग्लोब क्या है। एक बार फिर से बताती हूँ। काल्पनिक नमूना है जिसका उपयोग पृथ्वी का अध्ययन के लिए किया जाता है। इसमें दो प्रकार की रेखाएं खींची जाती है, एक अक्षांश होता है और एक देशांतर होता है। आगे देखेंगे, यह एक काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, और ये क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, विषुवत वृत्त। ठीक है, ये दोनों बराबर के आधे भाग हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त है, वो तो ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, इसको देखिए आप, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये है अक्षांश। ठीक है, अक्षांश इस तरीके का होता है। विषुवत वृत्त यही है, विषुवत वृत्त जिसके बारे में यहाँ पे बोला गया था कि दो बराबर भागों में बांटा जाता है। ये जो विषुवत वृत्त होती है उसके इधर वाला जो ऊपर वाला पोर्शन होता है ये उत्तरी ध्रुव होता है। ये देखिए, ये दिखा रहा है, ये उत्तरी ध्रुव है। अभी जब हम देशांतर वाला डायग्राम देखेंगे तो वहां पे हमको दक्षिणी ध्रुव दिखाएगा। ये उत्तरी ध्रुव है, इधर वाला उत्तरी ध्रुव आएगा विषुवत रेखा के इधर, और इधर नीचे साइड पे आपके आ जाएगा दक्षिणी ध्रुव। इसको जो है भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। 0 डिग्री में इसको दर्शाया जाता है। आगे हम नीचे जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आगे डायग्राम देखेंगे। ये वाला डायग्राम देख सकते हो, तो इसमें आपको समझ में आ जाएगा। अभी थोड़ी देर में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने देख लिया है अक्षांश इस तरीके से होता है। और अब हम क्या करेंगे, डायग्राम बना लेंगे। तो चलिए अब हम डायग्राम बना लेते हैं। ये जो आपको दिख रहा है, एक बार इसको क्लियर समझा देती हूं मैं। ये है कर्क रेखा, ये है मकर रेखा, ये है विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा ही दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। तो इधर कर्क रेखा चला जाता है, इधर मकर रेखा चला जाता है। यही विषुवत रेखा से ऊपर इधर आपका उत्तरी ध्रुव चला जाता है, इधर आपका दक्षिणी ध्रुव चल जाता है। तो इसको हम डायग्राम से समझेंगे। सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाएंगे गोला सा, इस तरीके का। आप लोग गोला बनाना, मेरा थोड़ा सा चपटा बन गया है। ठीक है, अब इसको हम बीच में बांटेंगे, यहां से। ये 0 डिग्री इसको दर्शाया जाता है। और ये है क्या, विषुवत रेखा। ठीक है, विषुवत रेखा है, मैंने पहले ही बताया था इसको। ये विषुवत रेखा है। ठीक है, ये विषुवत रेखा है। उसके बाद हम इसके ऊपर जाएंगे 23.5 डिग्री अंश में। ठीक है, तो ये आपका होगा क्या, कर्क रेखा। ये एक डायग्राम खींच ली, एक लाइन खींच ली हमने, 23.5 दे देंगे। ठीक है, कर्क दे दिया है। फिर यहां नीचे जाएंगे तो यहां पे भी 23.5, मकर। इसको भी दे दिए हमने। कर्क रेखा के बाद मकर रेखा आ जाएगा, मकर रेखा। सबसे फिर नीचे जाएंगे 66.5 डिग्री, या दक्षिणी ध्रुव आप ले सकते हो, या फिर इसको आप ले सकते हो अंटार्कटिका रेखा। फिर ऊपर में भी जाएंगे, इसको 66/2 वही, इसको आप उत्तरी ध्रुव दे सकते हो, या फिर आप दे सकते हो आर्कटिक रेखा। इतना बन गया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने अभी नहीं की है, यहाँ पे होगा उत्तरीय ध्रुव और इस साइड पे होगा दक्षिणी ध्रुव। तो ये हमारा लगभग बन चुका है। अक्षांश स्थिति बस दिखा दिया। अभी हम देशांतर स्थिति दिखाएंगे। यहाँ पे ज़्यादा गैपिंग हो गया है, इतना गैप नहीं होना चाहिए। जब भी आप लोग डायग्राम बनाना तो देख लेना, हिसाब से बनाना। ठीक है, अब हम लोग बनाएंगे देशांतरीय। इस तरीके का डायग्राम बनेगा, ग्लोब बन रहा है। पहले मैं ये बता दूं कि देशांतर रेखा होता क्या है।
दोनों ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को देशांतरीय रेखा कहते हैं। क्या होता है? दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को देशांतरीय रेखा कहते हैं। ठीक है, फिर इस तरीके का और ये ऐसे, ये आपका बन गया देशांतरीय। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश, यहाँ पे होगा पूर्व देशांतर, यहाँ पे होगा पश्चिम देशांतर। तो हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा पूर्व ये देशांतर और यहाँ पे पश्चिम देशांतर, पश्चिम देशांतर। ठीक है, ये बन गया डायग्राम। अब मैं इससे समझाती हूँ आपको, ये वाले डायग्राम से इससे समझाती हूँ। ये देखिए, अभी हम लोगों ने विषुवत रेखा बनाया था। ठीक है, तो विषुवत रेखा के ऊपर 23.5 हमने किया था कर्क रेखा, 23.5 नीचे ये मकर रेखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्क रेखा और मकर रेखा, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। हालांकि आपकी बुक में नहीं दी हुई है, बट ये जो है क्वेश्चन बनते हैं और बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। ये आपको समय वगैरह दर्शाने में काम आते हैं और विषुवत रेखा वगैरह सब काम आते हैं, आपकी देशांतर रेखाएं काम आती हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। इतना हम लोगों ने कर लिया, इतना ही अभी तक पढ़ा है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाएं। तो इसमें देखिए आप, विषुवत वृत्त 0 डिग्री, ये हो गया उत्तरी ध्रुव 90। हाँ, तो ये वाला पोर्शन है, यहां से जाता है उत्तरी ध्रुव इधर, तो ये 90 जाता है। दक्षिण ध्रुव जाता है इधर इस साइड पे, तो ये 90 जाता है। हम अपने डायग्राम पे भी दर्शा सकते हैं, इस साइड पे ये 90 जाएगा और ये इधर 90 जाएगा। ठीक है, ये हो गया दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाएं और भी हैं, तो आगे देखेंगे हम लोग। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23 डिग्री। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा वही 23.5 डिग्री दोनों बता रहे हैं। और विषुवत वृत्त 6.5, जो मैंने अभी डायग्राम में दर्शाया था, सेम चीज इस बुक में बोला जा रहा है। ठीक है, 23.5 डिग्री हम मकर रेखा, 23.5 डिग्री कर्क रेखा और 66.5 डिग्री दक्षिणी और उत्तरी हम लोगों ने दर्शाया था। ये चीज इसमें बताया जा रहा है। ठीक है, अब देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पृथ्वी के ताप कटिबंध। ठीक है, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों को सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक उष्मा होती है। इसे उष्णकटिबंधीय कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, हमेशा मतलब अक्सर आता है कि उष्णकटिबंधीय क्या होता है, किस लिए होता है, तो क्यों होता है, आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अधिक उष्मा होती है, उष्णकटिबंधीय इसलिए कहा जाता है। उष्मा क्यों होती है? कर्क रेखा मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ऊपर ठीक होता है। ठीक है, सूर्य जो है बीचों बीच में होता है। डायग्राम से समझाते हैं, ये देखिए डायग्राम। ठीक है, ये बोल रहा है शीत कटिबंधीय, ये कर्क रेखा है आपका। ठीक है, ये मकर रेखा है, ये उष्ण कटिबंधीय है, ये शीतोष्ण कटिबंधीय है। तो यही इसके बीचों बीच में बोल रहा है, कर्क रेखा के और इसके बीचों बीच में जो है उष्ण कटिबंधीय रहते हैं, इसलिए यहाँ पे बीचों बीच में सूर्य होता है, जिसकी वजह से उष्ण कटिबंधीय होता है। उष्मा बहुत ज्यादा होती है, गर्मी हो जाती है बहुत ज्यादा, साल में एक बार। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, शीतोष्ण कटिबंधीय किसे कहते हैं या क्यों होता है? ठीक है, फिर आता है शीत कटिबंधीय किसे कहते हैं? तो पहले देखेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ठीक है, सूर्य की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा उत्तरी ध्रुव वृत्त, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्य रहता है, इसलिए शीतोष्ण कटिबंधीय कहा जाता है। किसके कह रहा है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद
कर्क रेखा आपने देखा है, फिर मकर रेखा आपने देखा है ना। तो दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है, इस वजह से शीतोष्ण कटिबंधीय रहता है। अब आगे देखेंगे, उत्तरीय गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए ये शीत कटिबंधीय होता है। ठीक है, पहले में गर्मी बहुत है, फिर इसमें शीत है, इसके बाद इसमें शीत कटिबंधीय है। ठीक है, क्या बोल रहा है, ध्यान से आप इसको देखिएगा। उत्तरी गोलार्ध जैसे ये है उत्तरी गोलार्ध, है ना, उसके बाद उत्तरी ध्रुव तथा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव एवं दक्षिण गोलार्ध ध्रुवों के बीच क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता है। सूर्य जो है क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इस वजह से शीत कटिबंधीय यहाँ कहते हैं। ठीक है, तो ये था अक्षांश और देशांतर। और हमारे बुक में अब हम पढ़ेंगे देशांतर। तो देशांतर क्या है, देशांतर कैसे होता है, क्या होता है, मैंने मैप में तो आप लोगों को बताया था। ये देखिए, इस तरीके से आपको करके बताया था कि देशांतर क्या है, कैसे है, और कुछ चीजें और हैं इसमें, वो मैं समझा देती हूँ। जैसे कि इस डायग्राम में पूर्वी देशांतर, दक्षिणी देशांतर, ठीक है, होता है पूर्वी देशांतर और दक्षिणी देशांतर। तो पूर्वी देशांतर ये 180 का होता है, दक्षिणी देशांतर ये भी 180 का होता है। तो दोनों को मिलाएंगे, बराबर करेंगे, तो फिर ये 360 डिग्री का बनता है। मतलब देशांतर कितनी डिग्री का होता है, तो 360 डिग्री का होता है। ठीक है, बाकी तो मैंने इसको समझा दिया था आपको। इसमें एक क्वेश्चन बनता है, प्रमुख यमोत्तर कहते हैं। तो प्रमुख यमोत्तर किसे कहते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन तो मैंने पहले ही करा दिया कि देशांतर किसे कहते हैं। दोनों ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को देशांतर कहा जाता है। ये भी देख लीजिए, प्रमुख यमोत्तर किसे कहते हैं। तो ये देखिए, यमोत्तर, देशांतर, मध्यांतर किसे कहते हैं। पृथ्वी के उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव के मिलाने वाली उत्तर दक्षिणी दिशा में खींची गई काल्पनिक रेखा को यमोत्तर कहते हैं। किसे कहते हैं, उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली उत्तरी दक्षिणी दिशा को खींची गई काल्पनिक रेखा को यमोत्तर कहते हैं। आप ये वाले डायग्राम को देखिए, ये देखिए, प्रमुख यमोत्तर लिखा हुआ है, ये है यहाँ पे विषुवत रेखा। इस तरीके से विषुवत रेखा पार हो रही है और ये काटती हुई जा रही है, ये उत्तरी ध्रुव है। ठीक है, नीचे साइड आपका दक्षिणी ध्रुव होंगी, तो ये मिलाती हुई जा रही है, इसी को बोलते हैं प्रमुख यमोत्तर। ठीक है, तो ये जो देशांतर है, प्रमुख यमोत्तर है, ये सब चीजें समय को निर्धारित करने के लिए काम में आती हैं। आगे जब हम इसको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। पिछले बार जब हम मतलब अगले बार जब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, मतलब इसी का, तो हम लोग शुरू करेंगे यहीं से, देशांतर से, क्योंकि इसमें समय निर्धारण कैसे किया जाता है, किस तरीके से होता है, ये सब चीजें भी दी हुई होती हैं। तो अगले बार से जब भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यहीं से शुरू करेंगे। आज की आप लोगों को समझ में आई कि नहीं, देशांतर, ग्लोब, कर्क रेखा, मकर रेखा, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।